Hello, humankind. Hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all. आज हम डिस्कस करेंगे EMRS TGT Tier 1 एग्जामिनेशन। टीजीटी में आप अगर साइंस से टीजीटी देना चाह रहे हैं या फिर आप एसएसटी बैकग्राउंड से हैं तो सभी के लिए कंबाइंड पेपर हुआ था टीजीटी का टीयर 1 जो आपका कंडक्ट किया गया था 14th ऑफ दिसंबर 2025 में। ठीक है, इसका रिजल्ट आ चुका है, आंसर की ऑलरेडी आ गई थी, रिजल्ट आ गया है, बच्चे शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं टीयर 2 के लिए। सो मैं उन बच्चों के बारे में यहाँ पर बात करूँगी जिनका टीयर 1 क्वालिफाई नहीं हुआ है और वो नेक्स्ट ईयर जो अभी फ़िलहाल में वैकेंसी आई है उसके लिए फिर से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, सो बेटा पहले आपको ये समझना है कि ये जो एग्ज़ाम हुआ है यहाँ पर इसमें टोटल 130 क्वेश्चंस थे। ठीक है, 130 में आपके बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जनरल ये जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी वाला पार्ट है इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए। हालाँकि उनकी जो कट ऑफ है वो उनके जो मार्क्स हैं वो कट ऑफ से भी ज़्यादा है। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पर 74 के करीब कट ऑफ गई है। ठीक है, सो यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। उसका मतलब आपको पता होगा कि अगर आप 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और वो सही जाता है तो आपको 1 मार्क मिलता है। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो आपका कोई मार्क्स नहीं काटा जाता, लेकिन अगर आप गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं तो उसके लिए आपके सही वाले मार्क्स में से 1/3 मार्क्स को कट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका बेसिक आइडिया होगा लेकिन फिर भी मुझे बताना था। आगे हम बात कर लेते हैं। तो जो 30 क्वेश्चन हैं आपके ये लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं। इनमें इंग्लिश और हिंदी के 10-10 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आपकी अपनी चूज़ की हुई लैंग्वेज जो यहाँ पर 20 लैंग्वेजेस गिवन है उनमें से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज़ करनी थी और उसमें भी आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं। तो टोटल आपके पास 30 क्वेश्चंस हुए। इन 30 को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना था कि वहाँ पर आप 12 मार्क्स तो एटलीस्ट लेकर आए। क्योंकि जिन बच्चों के 12 या 12 से ज़्यादा मार्क्स हैं, वो बच्चे यहाँ पर उस लैंग्वेज को क्वालीफाई कर लेते हैं। फिर आपका ये वाला पार्ट जो पार्ट 4 है इसको देखा जाता है। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पेपर की, जो आपका जनरल अवेयरनेस और ये रीजनिंग एबिलिटी बेस्ड है। तो यहाँ पर आपके 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आपके पास जनरल अवेयरनेस इट मीन्स करंट अफेयर जो भी आपको इसमें से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग एबिलिटी में आपके पास 15 क्वेश्चन, फिर कंप्यूटर की नॉलेज में आपके पास 15 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन एंड लास्ट में आपके पास डोमेन नॉलेज है। देखिए डोमेन नॉलेज सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी की, अगर आपने टीचिंग की है, आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है टीचिंग का, तो वहाँ पर किस तरह से केसेस होते हैं क्लास में, उनको कैसे डील करना होता है, बस वो क्वेश्चंस यहाँ पे बिल्कुल जनरल एकदम पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फिर एनईपी से आपके क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल मिलाकर आपके पास 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं फर्स्ट पार्ट से, जिससे आप क्वालिफाई करते हैं और इसके बाद अब आप टीयर 2 में क्वालिफाई हो जाते हैं। फिर टीयर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव होता है 40 ऑब्जेक्टिव्स और फिर 15 आपका डिस्क्रिप्टिव। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे हम सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की। सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द टोटल टर्न आउट फॉर द लोकसभा इलेक्शन 2024 वाज अबव 80%। ठीक है, तो यहाँ पर 80% से ज़्यादा, यहाँ पर सही आंसर है आपका त्रिपुरा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर पाते हैं। अब आपके हर साल तो इलेक्शंस नहीं हो रहे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने 2025 में एग्जाम दिया, तो उससे जस्ट एक साल पहले का जो भी करंट अफेयर होता है उसको आपको ध्यान में, और ये एक या दो दिन की कहानी नहीं होती, या एक दो महीने में आपको कॉन्टिन्यूसली इन चीज़ के बीच में रहना पड़ता है। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, आपको थोरोली देखना होता है कि करंट में क्या चल रहा है। ये सोशल मीडिया का करंट अफेयर नहीं होता, ये न्यूज़पेपर जो भी आपके फैक्चुअल या गवर्नमेंट की जो साइट्स होती हैं पीआईबी से, वो डेटा आपको यूज़ करना होता है। ठीक है, सो वहाँ पर आपका सही आंसर है त्रिपुरा। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ मैं, कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि जनरल अवेयरनेस कवर नहीं हो पाती, इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन आते हैं, इसको कैसे हम कंप्लीटली तैयार करें। तो देखिए जनरल अवेयरनेस किसी की भी कवर नहीं हो पाती, ठीक है, लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर पॉलिटी नहीं पढ़ी है तो आप पॉलिटी का बेसिक्स पढ़िए। ठीक है, आप ज्योग्राफी का बेसिक्स पढ़िए, आप हिस्ट्री का बेसिक्स पढ़िए, जो ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि अगर बेसिक्स से क्वेश्चन आते हैं तो वो तो आपको एटलीस्ट अटेम्प्ट करने ही करने हैं। बाकी जैसे आपका ये क्वेश्चन आया है, व्हाट इज़ द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस 2025, इसका सही आंसर है लीव नो वन बिहाइंड। सो आई डोंट थिंक कि हर एक बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है, ये इतना ईजी क्वेश्चन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा ज़हन पर ज़ोर डालने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान से और बहुत स्ट्रैटेजिकली क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया जाता है। बाकी के क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। 71st नेशनल अवार्ड फॉर द ईयर 2023 वाज अनाउंस्ड इन अगस्त 2025। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 71st नेशनल फिल्म अवार्ड, ये मैं क्यों बता रही हूँ, जब आप आगे के साल के अवार्ड्स एग्जाम देंगे तो वहाँ पर आपको अवार्ड्स को देखना पड़ेगा। हर बार इससे क्वेश्चन पूछा गया
है 71st नेशनल फ़िल्म, इससे आपका टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, अभी जो करंट में आपका केवीज़ का एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। ये टीजीटी, पीजीटी आपके ईएमआरएस की बात कर रही हूँ। तो इन सब में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अब आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा है कि 25 में जो अनाउंस किए गए हैं 23 के अवार्ड, उसमें जो फ़िल्म है द फर्स्ट फ़िल्म, उसके डायरेक्टर का नाम आपको बताना था। उनको स्वर्ण कमल मिला था बेस्ट डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ पर सही नाम था पीयूष ठाकुर, ये इसका सही जवाब था। आपको क्या ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चन में कि जो भी आपके अवार्ड से रिलेटेड चीज़ें होती है ना, कई तरह के अवार्ड्स होते हैं, उनको ध्यान में रखकर चलना होता है और उनके थोड़े-थोड़े एक कीवर्ड्स के हिसाब से आप नोट्स बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट्स में किसी गवर्नर क्या अपॉइंट कर सकता है? तो जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट के, उनको गवर्नर नहीं, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, अभी मैंने आपसे कहा ना कि आपको जनरल पॉलिटी, अभी ये जनरल पॉलिटी का सवाल है। अगर ये क्वेश्चन आप गलत करके आ रहे हैं या इस तरह के क्वेश्चंस आप किसी भी सीरीज़ वगैरह में देखते हैं और आप गलत कर रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। डिस्ट्रिक्ट जजेस इन द कोर्ट, एडवोकेट जनरल, ये दोनों आपका गवर्नर जनरल करता है, सॉरी गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा बी एंड सी आंसर, तो ऑप्शन 2। नेक्स्ट, हु इज द विनर ऑफ विम्बलडन लोज टेनिस टूर्नामेंट 2025 इन वीमेंस सिंगल कैटेगरी? यहाँ पर सही आंसर है ईगा स्वेटिक। वैसे भी मैं स्पॉट में ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, सो आप लोग इसको देखिएगा। अगर स्पॉट के क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप इसके नोट्स बनाकर पढ़ सकते हैं, सो ये बहुत अच्छी बात है। Next, Global Risk Report 2025 published in the World Economic Forum. Which of the following have been voted as one among the टॉप करंट ग्लोबल रिस्क? जो आपके टॉप 5 करंट ग्लोबल रिस्क है, वो इसमें मेंशन है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में। उसके अंदर क्या है, देखिए ये क्वेश्चन आपको समझना तो है ही, उसके साथ साथ इसको थोड़ा सा ये चीज़ एनालाइज करनी है। इसका आंसर है मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। इसमें मैं आपको बता देती हूँ, उसमें 5 जो कैटेगरी, जो 5 टॉप रिस्क है, उसमें सबसे पहले आता है मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन। सेकेंड नंबर पर यहाँ पर आता है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। थर्ड नंबर पर आता है स्टेट बेस्ड आर्म कॉन्फ्लिक्ट, स्टेट बेस्ड आर्म कॉन्फ्लिक्ट। फोर्थ नंबर पर आता है सोसाइटल पोलराइजेशन, जो सोसाइटल पोलराइजेशन हो रहा है लोगों का। एंड फिफ्थ नंबर पर आता है साइबर एस्पियोनेज एंड वारफेयर। ठीक है, साइबर एस्पियोनेज एंड वारफेयर। सो बेसिकली आपको क्या समझना है इसमें? अगर आप देखें, देखिए हमें लग सकता है कि इन्फ्लेशन भी रिस्क पर होता है, सेंसरशिप, सर्विलेंस, जो अक्सर हम देखते रहते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन से एक चीज़ आपको ध्यान में, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन कितना बड़ा रिस्क है जो हमारी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में मेंशन है। ठीक है, हालांकि मैं इस क्वेश्चन को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये चीज़ क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम डेली लाइफ में जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर देते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, र्यूमर्स फैला देते हैं, सोचते नहीं है कि ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी है जो हम शेयर कर रहे हैं या नहीं, फिर भी हम उसको शेयर करते चले जाते हैं। तो ये एक बहुत गलत चीज़ है। एटलीस्ट एजुकेटेड पीपल को तो ये नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एक्सपल्सन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल एडमिटेड अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट in 2009 in India? No child can be expelled until the completion of education. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एक्सपल्सन इज परमिटेड अंडर प्राइवेट अनएडेड स्कूल। देखिए ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइवेट स्कूल वाले उनको एक्सपल्सन कर सकते हैं, उनको निकाल सकते हैं। ये गलत स्टेटमेंट है। नो चाइल्ड कैन बी एक्सपेल्ड एक्सेप्ट ऑन ग्राउंड रिलेटेड टू द लेक ऑफ एज प्रूफ। ऐसा भी नहीं है कि जब तक बच्चा 8th क्लास कंप्लीट नहीं करता, प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करता, तब तक आप उसको एज के प्रूफ, किसी भी बिना प्रूफ के उसको एजुकेशन देनी है, उसको आप स्कूल से नहीं निकाल सकते। करेक्ट कौन सा है इसमें? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 8, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, इसके बारे में लिखा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कैटेगराइज कंट्रीज विद सीरियस डेफिशिएंसीज टू काउंटर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग इनटू अ रेड लिस्ट। बिल्कुल सही। रेड लिस्ट नहीं, रेड नहीं होती यहाँ पर, तो 2 लिस्ट होती हैं। एक तो होती है यहाँ पर ग्रे लिस्ट और एक होती है ब्लैक लिस्ट, तो रेड नहीं होगा, तो ये गलत हो गया आपका 1। ये तो लिस्ट के हिसाब से ही गलत हो गया। हाँ, ये चीज़ इसमें ठीक है, जैसे कि सीरियस डेफिशिएंसीज उनमें और मनी लॉन्ड्रिंग के बेसिस पर। मनी लॉन्ड्रिंग आपको पता है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा भेजते हैं, फिर उसको गलत तरीके से उसको ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, टेरर फाइनेंसिंग। बट यहाँ रेड लिस्ट नहीं आती, रेड लिस्ट होती है आईयूसीएन में। ठीक है, तो ध्यान रखना, स्टेटमेंट गलत है। फिर ये आगे यहाँ पर एफएटीएफ कैटेगराइज कंट्रीज अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग विद रिगार्ड टू देयर एफर्ट टू काउंटर मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, ग्रे लिस्ट। ये सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा।
विच बुक वॉज सेलेक्टेड फॉर द अवार्ड ऑफ बाल साहित्य पुरस्कार? देखिए बाल साहित्य, जितने भी साहित्य अवार्ड होते हैं, साहित्य अवार्ड जो 2023 में ईएमआरएस का एग्जाम हुआ था, उसमें भी साहित्य अवार्ड पूछे गए हैं। तो इस बात से आपको आइडिया हो जाएगा कि साहित्य अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर आपसे इंग्लिश लैंग्वेज में पूछा गया है, पीजीटी के एग्जाम में वहाँ पर बाल साहित्य बंगाली और अदर लैंग्वेजेस में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, विच बुक वॉज सेलेक्टेड फॉर द अवार्ड ऑफ बाल साहित्य पुरस्कार 2025 इन इंग्लिश लैंग्वेज बाय साहित्य एकेडमी, दक्षिण साउथ इंडियन मिथ एंड फेबल्स रिटोल्ड। ठीक है। नेक्स्ट है, अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विच इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर हैज बीन एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ फॉर्मुलेटिंग नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसके अंदर एक अम्ब्रेला टर्म आई है जिसका नाम है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इस हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के 4 वर्टिकल्स हैं। ठीक है। इसका फर्स्ट वर्टिकल होता है NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। सेकंड होता है NAC, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। थर्ड होता है यहाँ पर HEGC, नेशनल हायर ग्रांट कमीशन। और उसका सॉरी काउंसिल, ये सारे के सारे काउंसिल हैं। ठीक है। ये कमीशन सिर्फ ये वाला है, कमीशन बड़ा होता है। और उसके बाद में आपका सबसे लास्ट में आता है फोर्थ नंबर पर जनरल एजुकेशन काउंसिल। तो जितने भी आपके ग्रेजुएट्स या उससे रिलेटेड आपका क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की बात होगी, इसमें आप कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, हायर एजुकेशन यहाँ पर लगाएंगे, ये गलत है। ठीक है। इसका सही जवाब है, क्योंकि ये NEP की पॉलिसी में मेंशन है, तो आपको ध्यान रखना है GEC इसका सही जवाब। अब आपके पास पार्ट 2 है रीजनिंग एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। अमंग 5 फ्रेंड्स अजय, बादशाह, चंदन, दलजीत एंड अजय, अजय इज ओल्डर देन बादशाह। तो यहाँ पर अजय ओल्डर है बादशाह चंदन से। बादशाह चंदन में कौन बड़ा है नहीं मालूम। दलजीत इज यंगर देन एरिक एंड बादशाह। अब आपको समझ में आ जाएगा कि दलजीत छोटा है एरिक एंड बादशाह से, तो दलजीत यहाँ पर इनसे छोटा हो जाएगा बादशाह से। लेकिन चंदन और बादशाह का नहीं पता ना अभी, बट बादशाह से तो छोटा है, तो ये इस बात में तो हम श्योर हो गए। उसके बाद एरिक भी है यहाँ पर। ठीक है। इधर एरिक भी है, बट ओल्डर देन चंदन। अब ये दिलीप जो है ना, ये चंदन से छोटा, मतलब चंदन से बड़ा है, ओल्डर है चंदन से, तो चंदन कहीं ना कहीं लास्ट में हो गया। सो हु इज द यंगेस्ट अमंग द 5 फ्रेंड्स? तो यहाँ पर चंदन आंसर आ जाएगा। इन स्कूल डिफरेंट शेप्स, यहाँ पर आपको पता है कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाते हैं। अगर कुछ बच्चों को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। देखिए आपको क्या करना होता है, यहाँ आइडेंटिटी, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में आपको डिफिकल्ट लगते हैं। इस शेप के अंदर आपको देखना है, यहाँ पर आपको ऑलरेडी ये शेप्स गिवन है कि ट्राइंगल जो है वो गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है, पैरेललोग्राम जो इस तरह से होता है पैरेललोग्राम वो बॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके बाद सर्किल आपका स्पोर्ट पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर आपका स्पोर्ट कैप्टन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको क्या फाइंड करना है, carefully study the diagram and choose the expression from the following options that correctly represent all sport person। आपको चाहिए सारे स्पॉट पर्सन। कहाँ मिलेंगे स्पॉट पर्सन? हमें पता है स्पॉट पर्सन सर्किल के अंदर है, तो ये आपका सर्किल है और सर्किल के अंदर जितने भी हैं सब स्पॉट पर्सन है। लेकिन हु आर नॉट कैप्टन, आपको उन स्पॉट पर्सन में कैप्टन नहीं चाहिए। कैप्टन कौन है? जो स्क्वायर के अंदर है। तो आप स्क्वायर के अंदर की किसी चीज को नहीं लोगे, क्योंकि हमें कैप्टन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ स्पॉट पर्सन चाहिए। तो क्या बचा? बी और ई। तो सिंपल आंसर हो गया बी और ई। नेक्स्ट, टू स्टेटमेंट, रिसेंटली मेनी इंडियन सिटीज हैव बीन एक्सपीरियंसिंग इंक्रीज्ड पॉल्यूशन प्रॉब्लम। ये आपको पता है कि ये सच बात है। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस गैस, ये इसका रीजन है। अगर आप इसमें बिकॉज लगा दें, रिसेंटली मेनी इंडियन सिटीज हैव बीन एक्सपीरियंसिंग increased pollution problem because the burning of fossil fuel contributes to the greenhouse effect। तो बातें तो दोनों ठीक है, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं है। देखिए पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है वो ग्रीन हाउस गैस बर्न हो रही है, ये इसका रीजन। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? यहाँ पर आपकी वार्मिंग बढ़ रही है। ठीक है। आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है फॉसिल फ्यूल की वजह से, लेकिन वो पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, वो उसका रीजन नहीं है। तो यहाँ पर ए एंड बी आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Now, on which date the second Friday of May 2026 fall? यहाँ पर आपका लिखा है fall, किस दिन पड़ेगा? इसमें हम देखते हैं पहले स्टेटमेंट, द फर्स्ट डे ऑफ दैट मंथ इज फ्राइडे। ऐसा महीना जिसका मतलब फर्स्ट डे ऑफ दैट मंथ इज फ्राइडे, अगर उस महीने का पहला डे फ्राइडे हो तो हम बता सकते हैं। द लास्ट डे ऑफ द मंथ, अगर मंथ का लास्ट डे संडे है तब भी हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या कहा जा रहा है? टू अलोन इज सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन वाइल स्टेटमेंट वन इज नॉट सफिशिएंट। वन इज नॉट नहीं, वन भी सफिशिएंट है। तो इसमें सही आंसर होगा आइदर स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू। आप हमें कोई सा भी दे दो, हम उसके अकॉर्डिंग आंसर बता देंगे। कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसका सही आंसर होगा दो। अगर आप मुझे पहली वाली बात बता दो, ये सेकंड मत बताओ,
ठीक है? आप मुझसे कहो कि आपको बताना है ऑन व्हिच डेट विल द सेकंड फ्राइडे ऑफ मई 2026 आएगा, कि सेकंड फ्राइडे किस दिन पड़ेगा मई 2026 में। लेकिन आपने कह दिया मुझसे कि उस महीने का जो पहला दिन है फ्राइडे, तो उसको ऐड कर करके आप निकाल लोगे। और अगर आप मुझे पहली बात ना बताओ, आप मुझसे सिर्फ ये कह दो कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट आप नहीं दे रहे हो, आप मुझसे कह रहे हो कि बताओ किस दिन जाकर आपका जो फ्राइडे है, मतलब किस डेट में फ्राइडे पड़ेगा मई 2026 की, लेकिन मंथ जो स्टार्ट हो रहा है उसका जो लास्ट डे है मंथ का वो संडे है। तब भी इस इन्फॉर्मेशन से मैं पीछे वापस जाकर इस दिन को निकाल लूँगी। तो कोई सा भी स्टेटमेंट दे दो, काम चल जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके सफिशिएंट है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि कभी-कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि 2 स्टेटमेंट को मिला के इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन यहाँ पर तो कोई एक भी दे दो तो हमारा काम हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 सही होगा। Now, if the following if the following symbols represent फैमिली रिलेशनशिप, हाँ ये तो आपको पता है कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर P इंटू क्यू आपको दिया हुआ है, इसका रिलेशन है A इज मैरिड टू B। देखो मैं कुछ बेसिक बातें आपको बता देती हूँ कि अगर आपको कहीं पर भी मेल को रिप्रेजेंट करना होता है तो आप स्क्वायर बना दो, फीमेल को रिप्रेजेंट करना होता है तो आप सर्किल बना दो, अगर मैरिड रिप्रेजेंट करना है आपको तो डबल इसको ये कर दो यहाँ पर इक्वल टू, और अगर सिस्टर ब्रदर का रिलेशन है तो आप यहाँ पर सिंगल ये बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं आपको अभी समझाऊंगी। पहले हम करते हैं P इंटू क्यू। ए इज मैरिड टू बी, तो इसका मतलब ये है कि P मैरिड है क्यू के साथ। तो अभी हमें ये नहीं पता कि P और Q में कौन हस्बैंड कौन वाइफ है, बस मैरिड है। नाउ Q प्लस टी, Q प्लस टी को देखो और इधर जाओ Q प्लस टी। ए इज द मदर ऑफ बी, यानी कि Q प्लस टी में अगर हम देखें तो Q मदर हो जाएगी किसकी, टी की। अब टी लड़का है लड़की है ये भी नहीं पता, टी से एस में जाते हैं तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी, इसका मतलब है कि टी इज द ब्रदर ऑफ एस। तो टी यहाँ पर हमें मालूम पड़ गया कि टी लड़का है, किसका ब्रदर है, एस का ब्रदर है। एस, फिर एस के साथ आर में क्या रिलेशन है, एस इज द ब्रदर ऑफ बी, तो यहाँ पर एस भी ब्रदर है आर का। लेकिन ये आर कौन है, लड़का है लड़की नहीं मालूम। आगे चलते हैं, हाउ इज पी रिलेटेड टू आर, पी आर से कैसे रिलेटेड है। तो आर अगर लड़की हुई तब भी पी फादर होगा, और अगर आर लड़का हुआ तब भी पी फादर, पी तो फादर ही होना है। क्यों, क्योंकि क्यू जो है वो उनकी वाइफ है, तो यहाँ पर पी फादर हो जाएंगे। नेक्स्ट, according to TRP data for the two popular TV programs, 40% of viewers regularly watch program A। यहाँ पर 40% लोग प्रोग्राम ए को वॉच कर रहे हैं और 35% व्यूवर्स रेगुलरली प्रोग्राम बी। अब आपको अमंग दीज व्यूवर्स 15%, अच्छा 15% जो लोग हैं वो कॉमन है। तो ए प्रोग्राम को देखने वाले लोग हैं 75%, बी प्रोग्राम को देखने वाले हैं 35%, तो और इनमें से 15 लोग कॉमन है। ठीक है, अब आपको बताना है वॉच बोथ द प्रोग्राम ए और बी रेगुलरली अमंग दीज व्यूअर्स, हाँ ये दोनों प्रोग्राम। अब क्वेश्चन आपके पास है, हाउ मेनी व्यूअर्स डू नॉट वॉच आइदर ऑफ दीज प्रोग्राम, कौन से ऐसे लोग हैं जो इनमें से कोई सा भी प्रोग्राम वॉच नहीं करते। तो पहला ए, ये 75 नहीं था, ये 40% था। आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, 40 दोनों को ऐड करेंगे जो कॉमन है, यहाँ पर आ जाएगा 75। फिर इस 75 में से 15 को माइनस करेंगे क्योंकि दोनों में कॉमन है 15, 15 माइनस करके आपके सामने 60 आ जाएगा। ये एकदम एग्जैक्ट सही सोल्व हुआ है। और उसके बाद जो बचेंगे 100 में से 40%, तो यहाँ पर थर्ड आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, सेलेक्ट द नंबर। ये सब कुछ जो आपको अलग अलग यहाँ पर पैचेस दिख रहे हैं व्हाइट कलर के, ये इसलिए दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पर जिस बच्चे ने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था उनकी कैलकुलेशन यहाँ पर लिखी थी, तो आपको समझाने के लिए मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने किया। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, इस बच्चे का जो पेपर यहाँ पर है इनके 77.67 मार्क्स आए हैं। फर्स्ट इनका प्री क्वालिफाई हुआ है और लैंग्वेज में इनके 18 मार्क्स है। तो आप अगर चाहें तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। सो आप भी फ्यूचर में इस चीज़ को क्रैक कर पाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द नंबर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपको सीरीज दी गई है, 5 के बाद 13 है, फिर 25। जो बेसिक तरीका होता है पहले हम उसी से कर लेते हैं। 5 टू 13 के बीच में डिफरेंस है 8 का, 8 टू 13 के बीच में डिफरेंस है आपके पास 12 का, ठीक है 12 का डिफरेंस है। फिर 25 टू 41 के बीच में डिफरेंस है 16 का। सो यहाँ पर आप देखो क्या ट्रेंड आपको मिल रहा है, 8 4 12, 12 4 16 और 16 4 20। तो अगर 41 में 20 ऐड कर दिया जाए तो आंसर हो जाएगा 61। आगे देख लेते हैं, 61 टू 85, 61 से 85 में भी आपको 24 का डिफरेंस मिल रहा है, तो आपका क्वेश्चन सही हो गया 61। इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। कभी कभी सीरीज में क्या होता है कि आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब करके चेक करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 61 इसका आंसर सिंपल आ जाएगा। नेक्स्ट, 5 फ्रेंड्स PQRS एंड T आर सिटिंग इन अ रो। ठीक है, इस तरीके से रो में बैठे हुए हैं।
एस इज सिटिंग इमीडिएटली टू राइट ऑफ क्यू। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि एस कहाँ पर सिटिंग है, इमीडिएटली राइट ऑफ क्यू, तो क्यू इधर होगा इसीलिए इमीडिएटली राइट है। आर इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट टू टी, आर जो है वो इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ टी, तो हमें नहीं पता टी किधर है, इधर है या इधर है, लेकिन जहाँ कहीं भी टी है उनके इमीडिएट लेफ्ट में आर बैठे हुए हैं, या तो इधर हो सकते हैं या इधर हो सकते हैं। एंड ऑक्यूपाइज वन ऑफ एंड, मतलब उन्होंने ये वाला एंड ले रखा है या ये एंड ले, अगर ये एंड लेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो तो राइट में हो जाएगा फिर। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, नहीं नहीं ये भी हो सकता है, ये पोजीशन भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। P इज नॉट सिटिंग एट आइदर एंड, अब P नहीं किसी भी एंड पर है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही एंड पर होंगे, तो P कहाँ होगा, P बीच में होगा फिर, या तो P इधर होगा या फिर P इधर होगा, लेकिन जहाँ कहीं भी P होगा वो सेंटर में ही होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें इधर पर आ गई हैं। सो हु इज सिटिंग इन द मिडल, तो मिडल में आपका आंसर हो जाएगा P। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये P। अच्छा, फैमिली गैदरिंग समीर पॉइंटेड टू अ मैन, किसी मैन की तरफ पॉइंट करके कह रहे हैं कि ये जो फोटोग्राफ के अंदर पर्सन है, ये जो भी पर्सन है, ये एक मैन है, तो मैन के लिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर बनाया। और ये जो है ये सन है, किसके सन है, सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, इनके कहीं ना कहीं ग्रैंडफादर होंगे, इनकी ग्रैंडफादर ये है, इनके ग्रैंडफादर के ओनली सन के बेटे हैं, अकेले सन के बेटे हैं। अब आप सोचिए कि मेरे ग्रैंडफादर, मतलब मेरे ग्रैंडफादर के ओनली सन, तो ग्रांड इनके कहीं न कहीं ये फादर ही हो गए, अकेले फादर हैं तो फादर हुए। वो उनके क्या हैं, ओनली चाइल्ड। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि कौन है वो समीर के, तो वो समीर के भाई होंगे, क्योंकि कोई और कज़िन भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो अकेले बेटे हैं। ठीक है? तो यहाँ पर ब्रदर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एट रूम टेम्परेचर आयरन नेल्स फ्लोट इन अ लिक्विड मरकरी, ये आपका एकदम सही स्टेटमेंट है कि आयरन नेल्स जो है वो फ्लोट करता है, क्योंकि यहाँ पर जो मरकरी है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। आपने अक्सर ये क्वेश्चन सुना होगा कि एक निडल जो होती है वो पानी के अंदर सिंक कर जाती है, जबकि एक पूरा का पूरा शिप पानी के ऊपर फ्लोट करता रहता है। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न होता है डेंसिटी का। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। जब भी कोई ऐसी चीज़ जिसकी डेंसिटी कम होती है वो उसके ऊपर फ्लोट करती है, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे सिंक कर जाती है। तो अगर हम निडल वाला केस लें, ये मैं आपको वाटर का वाली बात बता रही हूँ, यहाँ पर हम मरकरी की बात अभी करेंगे। सो वाटर के केस में क्या होता है, निडल की डेंसिटी कम जो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर मास बाय वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, सो वो नीचे सिंक कर जाएगी। जबकि हम शिप का केस देखें तो वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा सॉरी कम होती है, वो फ्लोट करता रहता है। सो यहाँ जो केस है वो मरकरी का है। मरकरी क्या होती है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और आयरन नेल जो है उसके ऊपर फ्लोट करता रहता है। कंपैरेटिवली आयरन नेल्स की डेंसिटी उसकी कंपैरिजन में कम होती है, इसीलिए वो फ्लोट करता रहता है। बट लिक्विड मर्सरी इज लेस डेंस। देखिए इसका रीजन देख समझने की कोशिश करिए। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता है फिजिक्स के कि डेंसिटी कम होने का, डेंसिटी ज़्यादा होने का, तब भी आप इसको सॉल्व कर लेंगे। लिक्विड मर्करी इज लेस डेंस, अगर लिक्विड मर्करी लेस डेंस हो तो ये तो बात पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो लिक्विड मर्करी लेस डेंस नहीं होती, देन आयरन एट रूम टेम्परेचर ज़्यादा डेंस होती है। तो यहाँ पर आपका ये रीजन फॉल्स होगा और ए ट्रू होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द मेन डोर ऑफ समीर हाउस फेसेस नॉर्थ। वन मॉर्निंग आफ्टर कमिंग ऑफ हिज हाउस ही टर्न राइट एंड वॉक 250। तो देखिए ये समीर का घर है, ठीक है, ये है, और यहाँ पर इनका दरवाज़ा है नॉर्थ साइड में। तो अपने घर से निकलते हैं, वन मॉर्निंग कमिंग आउट ऑफ हिज हाउस ही टर्न राइट, तो यहाँ पर उन्होंने राइट टर्न लिया। और कितना चले राइट टर्न करके, वो चलते हैं 250 मीटर। ओके, 250 मीटर। देन ही टर्न्ड लेफ्ट। अब यहाँ पर चलने के बाद उनका राइट साइड साइड होगा इधर और लेफ्ट साइड होगा इधर, तो वो अपने लेफ्ट साइड में चल देते हैं ऊपर की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पर कितना चलते हैं, 300 मीटर चल जाते हैं। 300 मीटर चलने के बाद नेक्स्ट ही टर्न्ड राइट, तो यहाँ पर इनका राइट है, इधर लेफ्ट है, तो उन्होंने फिर से राइट चलना शुरू किया। कितना चले, 250 मीटर चले। 250 मीटर चलने के बाद ही टर्न्ड राइट अगेन, तो फिर से वो राइट अगेन चले, और कितना चलते हैं, 400 मीटर। तो आप देखो 400 मीटर ये चलती है यहाँ पर। तो यहाँ गए थे 300 मीटर, तो 300 इसके बराबर हो जाएगा, और 100 मीटर और समझ लो नीचे को, तो 100 मीटर और चलती है। फिर यहाँ पर फाइनली ही टर्न वंस मोर एंड मोर 400 मीटर। तो अब फिर से उन्होंने 400 मीटर चला। तो 400 मीटर कहाँ पर आएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो 250 तो ये है और 250 ये है, तो 500 हो गया। तो ये जगह जो है आपकी यहाँ से यहाँ तक तो 500 है, लेकिन उन्होंने कहा है कि सिर्फ 400 चले, तो कहीं ना कहीं बीच में इस जगह पर रुक गए।
ठीक है, अभी 100 मीटर अभी बाकी है। तो इस पोज़ीशन पे पहुँचने के बाद आपको बताना है कि वो अपनी स्टार्टिंग पोज़ीशन से कहाँ पर है। तो अगर आप लोगों को डायरेक्शन का एक बेसिक आइडिया है, तो ये आपकी नॉर्थ और ये वेस्ट होती है, ये होता है ईस्ट और इधर होता है आपका वेस्ट। वेस्ट किधर बना दिया मैंने, इधर ये साउथ है और ये वेस्ट है। तो ये नॉर्थ ये आपका हो जाएगा साउथ ईस्ट, तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन। आंसर आपका 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझ लीजिए, इसका जो भी नंबर्स आपको दिया हुआ है, हालाँकि आपसे क्वेश्चन में नंबर तो नहीं पूछा लेकिन नंबर इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि ये 500 मीटर की डिस्टेंस हो गई, आपको 400 पर जाकर रुक जाना है तो आप डायरेक्शन गलत चूज़ कर लेंगे। ठीक है? सो सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन 2। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपको ये अल्फ़ाबेट वाला क्वेश्चन है, BOX YUC। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको ना ABCD जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको 26 तक याद करना है उनके नंबरिंग के साथ। तो मैं यहाँ पर बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन करने वाली हूँ। देखिए, अगर हम सारे ऑप्शन देखें तो S तो इसको तो मैं सॉल्व नहीं करूँगी। हम सिर्फ सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ओ आपका किस नंबर पर आता है? वो आता है 15 पर। एक्स आता है 24 पर, मैंने एक्स को याद किया है इस तरीके से, तो ये 24 क्योंकि 4 भुजाएँ होती हैं तो 24। वाई है आपके पास, वाई आता है YZ तो 25 पर, लेकिन हम क्या सॉल्व करें? हम सेकंड वाला सॉल्व करें, तो पहला तो हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, तो हम यू सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है? मैं रुको इसका ना थोड़ा साइज़ छोटा करती हूँ, कन्फ्यूज़िंग हो रहा है। ठीक है, अभी ध्यान से देखिएगा। सो यहाँ पर हम सेकंड पार्ट लेने वाले हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं बी को क्यों कंसीडर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सारे ऑप्शंस में आपको एस दिया हुआ है पहला, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर ओ को हम देखते हैं। ओ है आपके पास 15, यहाँ पर यू होता है 21, ए होता है आपके पास 1, डैश में हमें नहीं मालूम, और एम होता है 13। तो यहाँ पर ज़रा डिफरेंस निकाल के देखते हैं। 15 के बाद 21 कितने नंबर ऐड करने हैं? हमें 6 नंबर ऐड करने हैं। 21 के बाद 1 तो कितने नंबर ऐड करने हैं? यहाँ पर भी 6 नंबर ऐड करने हैं, क्योंकि 5 ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा, और उसके बाद 1 ऐड हो जाएगा तो 4 के बाद 6 ऐड करने पे 26 हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमें कोई नंबर चाहिए, इट मीन्स कि हमें यहाँ पर भी 6 नंबर ऐड करना पड़ेगा। तो 1 में 6 और ऐड कर दो, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और 7 किसके लिए आता है? जी के लिए, जी 7 नंबर पर आता है। तो सेकंड में आपका जी आना चाहिए, तो या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। अभी आपको नेक्स्ट और सॉल्व करना है, तो चलिए मैं इसको रफ कर देती हूँ नेक्स्ट वाले को सॉल्व करवाने के लिए। यहाँ पर आपके पास है एक्स, एक्स होता है 24, सी होता है आपके पास 3, एच होता है 8, इसका आपको बताना है, आर होता है 18। तो 24 से सी, तो 24, 25, 26 यानी कि 2 और 3 5, आपको 5 बार 5 नंबर ऐड करने हैं। 3 में भी आपको 5 ऐड करने हैं तो आप 8 पर पहुंचोगे। इट मीन्स कि आपको आगे भी 5 ऐड करने होंगे। तो 8 में 5 ऐड करो कितना होगा? 8 5 13, 13 हो जाएगा। 13 किसका होता है? एम का, तो यहाँ पर आपका एम आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 23, ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। कुछ क्वींस आपके पास किंग्स है, ठीक है? इन पे फैक्ट नहीं लगाने होते हैं इसी क्वेश्चन में। तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ क्वीन, और ये कुछ क्वींस हैं, ठीक है? इन क्वींस का कुछ पार्ट जो है वो किंग के अंदर आता है। ऑल क्वींस आर इंटेलिजेंट, सारी की सारी क्वींस जो हैं वो इंटेलिजेंट है, तो इसको हम ऐसे बना देंगे कि सारी की सारी क्वींस जो हैं वो इंटेलिजेंट है। ओके, यहाँ पर क्वींस इंटेलिजेंट हो गई। अब आपके पास कॉन्क्लूजन, ऑल किंग्स आर इंटेलिजेंट, किंग्स को तो कहा ही नहीं हमसे इंटेलिजेंट है, तो ऑल वाली कंडीशन तो बिल्कुल गलत हो गई। फिर है ऑल किंग्स हु आर इंटेलिजेंट आर क्वीन। देखिए इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है हमारे पास कि जो भी किंग्स हैं वो उसके साथ इंटेलिजेंट होंगे क्वीन के साथ। तो हम यहाँ पर ज़्यादातर कंडीशंस को नेग्लेक्ट करके चलते हैं, बिल्कुल जो पॉसिबल कंडीशन होगी उसको सही मानेंगे। सो यहाँ पर आपके पास सही आंसर होगा नाइदर वन नोर ट्रू, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता। क्वेश्चन अब आ जाता है रीजनिंग, ये सॉरी पार्ट 3 आपका नॉलेज ऑफ आईसीटी। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज नॉट यूज्ड फॉर वीडियो फाइल्स। वीडियो फाइल्स के लिए देखिए MP4 सबको पता है, वीडियो फाइल के लिए होता है AVI ऑडियो वीडियो, ये भी वीडियो के लिए हो जाएगा। FLV भी वीडियो का होता है। यहाँ पर PDF आपको पता है कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होती है, ये आपकी टेक्स्ट जो आपकी फाइल्स होती हैं जो आप रीड करते हैं, ये भी एक PDF ही है, तो ये वीडियो के लिए नहीं होगा, तो ऑप्शन 4 सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एड्रेस, कौन सा इसमें वैलिड एड्रेस नहीं है? देखिए कुछ बच्चों ने यहाँ पर क्या किया है कि एस को, बच्चे ज़्यादातर जो ना ज़्यादा फैक्ट में चले जाते हैं, उन्होंने एस को समझा कि एस वाला तो एकदम होगा। देखिए एस जो होता है वो सिक्योरिटी के लिए होता है, ठीक है? इसका ये मतलब नहीं है कि किसी साइट पर अगर कोई साइट अगर सिक्योर नहीं है तो क्या वो वैलिड एड्रेस नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर
कुछ भी आपका एस या बिना एस के भी कोई सा भी एड्रेस हो सकता है, लेकिन वैलिड ना होने की कंडीशंस अलग है। जैसे आपका अगर आप एंड बीच में लगा दोगे तो वैलिड नहीं होगा। हाँ, आपका डैश भी चलेगा यहाँ पर, आपका बीच में डॉट भी चलेगा, ये सारे डॉट्स भी चलेंगे। लेकिन अगर आप बीच में एंड लगा दोगे तो ये नहीं चलता, ये आपका गलत हो जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है? नाउ विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज टू ट्रांसफर फाइल ओवर द इंटरनेट? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका सही जवाब है। ये आपका होता है ईमेल के लिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर जो फाइल को ट्रांसफर किया जाता है वो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चैट जीपीटी के बारे में क्या करेक्ट है? चैट जीपीटी ऑलवेज पेड नहीं होता, फ्री वर्जन भी इसका अवेलेबल है। चैट जीपीटी ऑफर बहुत फ्री एंड पेड, बिल्कुल सही है। चैट जीपीटी इज फ्री ओनली फॉर स्टूडेंट, ऐसी कोई सोशल सर्विस नहीं हो रही है। चैट जीपीटी इज ऑलवेज अ फ्री टू यूज सर्विस, ऐसा भी नहीं है, ठीक है? एम आई सी आर, ये आप में मैग्नेट हो जाएगा M4, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एंड प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग आई क्लाउड इन अ कंप्यूटर सिस्टम? आई क्लाउड हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हमारा डेटा स्टोर रहे। अपना डेटा आई क्लाउड में डाला हुआ था, वही से एम आई डी लॉग इन कर रहे हो तो आपको डेटा आसानी से मिल जाता है। तो ये एक क्लाउड स्टोरेज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंटीवायरस प्रोग्राम? तो कैस्पर्स की आपका एंटीवायरस है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है। ये माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर आपका पीजीटी में भी पूछा गया है इसी साल, ईएमआरएस का पीजीटी जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था उसमें भी ये डिफेंडर पूछा गया है। और नोटोन 360 भी होता है, टेली नहीं होता, ठीक है? तो यहाँ पर अभी आपको आंसर बताना है, तो ये गलत है, इट मीन्स कि यही आपसे पूछा है, तो मैं ये हटा देती हूँ। आप आंसर चूज करिएगा, इसका सही आंसर होगा 2। Which of the following keyboard shortcut combination is commonly used to perform the redo operation in Microsoft Windows? Redo, redo में आपका आता है Y और Z आपका होता है undo के लिए ठीक है? कंट्रोल प्लस ए होता है जब आप सब चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, जब आपको सारा सेलेक्ट ऑल करना होता है। और एक्स होता है कट करने के लिए। Which of the following software would you most likely recommend for designing or printing a multi-page report of an event that include colors from? तो यहाँ पर आपको बेसिकली करना क्या है, वर्ड के अंदर आपको फाइल बनानी है। जैसे आप अपना असाइनमेंट वगैरह बनाते हैं ना वर्ड में, तो वो यहाँ पर आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस? कौन सी आउटपुट नहीं है? तो यहाँ पर प्लॉटर आपकी आउटपुट डिवाइस होती है, स्कैनर नहीं होती। स्कैनर में आप स्कैन करते हैं, डॉक्यूमेंट अपनी साइड से देते हैं, इन्फॉर्मेशन अपनी साइड से देते हैं, वो एक इनपुट डिवाइस होती है। तो ये गलत है और यही आपका जवाब होगा। स्पीकर में भी बाहर आवाज़ आती है, मतलब आपको आउटपुट सर्विस देता है, तो स्पीकर भी आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है, तो स्कैनर नहीं है और यही आपका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ये आपका वेब ब्राउजर है। एज से क्वेश्चन ऊपर भी पूछा गया है, एज आपका वेब ब्राउजर है, ठीक है? तो यहाँ पर बिंग आपका सर्च इंजन होता है और यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, तो एज आपका वेब ब्राउजर है, तो ये सर्च इंजन नहीं होगा। बिंग आपका सर्च इंजन होता है, याहू सर्च इंजन होता है, गूगल सर्च इंजन होता है, एज आपका वेब ब्राउजर होता है, ठीक है? In emotionally charged classroom situation, which of the following must a teacher to able to do in order to enhance ethical sensitivity? तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, इमीडिएटली रिपोर्ट ऑल स्टूडेंट डिस्क्लोजर, नहीं नहीं, प्रिंसिपल से जाके कुछ नहीं कहना। परसीव एंड इंटरप्रेट स्टूडेंट बिहेवियर थ्रू द लेंस ऑफ मॉरल एंड सोशल नॉर्म्स, बिल्कुल सही। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी वाइल प्रोवाइडिंग सपोर्ट और रेफरिंग टू अप्रिशिएट प्रोफेशनल। आपको क्या करना है, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर आपको लग रहा है कि किसी भी तरह की कोई सिचुएशन है, कोई इमोशनली डिसबैलेंस हो रहा है बच्चे में, तो आप उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हुए उनको सपोर्ट करेंगे। हाँ, अगर आपको उनको रेफर भी करना है किसी अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल को, जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, और अभी तो साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट भी किए जा रहे हैं। एनईपी में ये चीज़ मेंशन है कि हर एक स्कूल के अंदर एक साइकोलॉजिकल की एक सेल होगी वहाँ पर, जो बच्चों को सजेस्ट करेगी कि अगर उनको किसी भी तरह का कोई ट्रॉमा, कोई प्रॉब्लम है, इमोशनली प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर सो यहाँ पर आप ये सब कर सकते हैं, लेकिन उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके। उनका नाम पता किसी को नहीं बताएंगे। एनकरेज सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड ओपन डायलॉग विदाउट इम्पोजिंग। देखो ध्यान से समझो, विदाउट इम्पोजिंग पर्सनल बिलीफ। ऐसा नहीं कि किसी बच्चे का कोई बिलीफ है, आप उसको अटैक कर रहे हो कि ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसकी वजह से तुम्हें इमोशनली ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही है, तो ये नहीं करना। अवॉइड इन्वॉल्वमेंट टू रिमेन न्यूट्रल, ऐसा भी नहीं करना है। अगर आप टीचर हैं क्लास के, तो ये चीज़ तो ध्यान रखनी है ना कि बच्चे इमोशनल डिसबैलेंस है, तो बच्चों को समझाना, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, अगर आप न्यूट्रल रहें कि अब मुझे कुछ नहीं करना, मेरा काम पढ़ाने का है, तो वो टीचर अच्छे टीचर नहीं होते। तो ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है? यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 3 एंड 4। सो यही आपका सही जवाब है। नेक्स्ट,
इफ अ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास इज लार्ज इट शुड बी डिवाइडेड इन मैनी ग्रुप्स। चलिए ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं ग्रुप्स में। डिवाइडिंग द क्लास इन मैनी ग्रुप्स विल परमिट द टीचर टू पे अटेंशन। ऑफ कोर्स अगर आप क्लास को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो टीचर ज़्यादा अटेंशन कर पाएगा आपके ऊपर, इंडिविजुअली अटेंशन आपको ज़्यादा मिलेगी। सो ये बिल्कुल सही रीज़न है इसका। सो यहाँ पर ए इज बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Now, Nipun Bharat mission does not align with the key principles of competency based learning. So, instructional emphasis, experiential learning, integration of arts, sport, technology, real life application of knowledge. इसमें आपसे पूछा है which is not aligned. ये तो सारे पॉजिटिव सेंटेंस, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ओनली आफ्टर डिमॉन्स्ट्रेटिंग, ये बात बिल्कुल सही है कि आप कुछ पहले प्रोफिशिएंसी को डिमॉन्स्ट्रेट करें, उसके बाद उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाए। नेक्स्ट है असेसमेंट आर प्राइमरीली समेटिव। देखिए एनईपीबी समेटिव को से ज़्यादा फॉर्मेटिव पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि आप विद इन द क्लास में जो भी आपके टेस्ट वगैरह होते हैं आप बच्चे को डायग्नोस करें, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करें, उनको रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करें। सो समेटिव पे ज़्यादा हमारा फोकस नहीं होता। सो ये आपका गलत हो जाएगा और निपुण भारत भी उसी का आउटकम है। सो ये गलत है, इट मीन्स कि यही सही है क्योंकि आपसे नॉन पूछा है। लर्निंग आउटकम्स आर क्लियरली डिफाइंड मीजरेबल गाइड स्टूडेंट्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स द कॉम्पिटेंसी, एकदम सही है। सो यहाँ जवाब होगा आपका ऑप्शन 3। Question number 49. Which of the following option correctly represent constructivist learning environment? Constructivist philosophy पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसको ध्यान से जाकर देखिएगा। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब होता है जब बच्चा खुद से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, मीनिंगफुली उसका एनालाइज करता है और अपने आप से उसकी नॉलेज को प्रिपेयर करता है। सो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट दियर ऑन नॉलेज सही ऑप्शन है। मेमोराइजेशन रिकॉल ऑफ नॉलेज डज नॉट इंश्योर। देखिए बच्चा जैसे ही इस बात को पढ़ते हैं आप एग्जाम में, आपको लगता है नहीं नहीं मेमोराइजेशन रिकॉल ऑफ नॉलेज तो गलत फैक्ट हो जाएंगे, लेकिन डज नॉट इंश्योर लिखा हुआ है, इट मीन्स कि स्टेटमेंट सही है, ये तो खुद स्टेटमेंट इसको निग्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट फिर तो सही हुआ ना। मेमोराइजेशन रिकॉल ऑफ नॉलेज ऑलवेज एंश्योर, ये आपका गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। रादर देन अंडरस्टैंडिंग अ कॉन्सेप्ट इट इज बेटर टू मेमोराइज इट, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना है। मेमोराइज करने के आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ज़रूरी है। सो क्या क्या गलत हो गया आपका, डी भी गलत, सी भी गलत, ए और बी सही है। नेक्स्ट हम आते हैं, अ टीचर प्रिपेयर्स अ कम्युनिटी प्रोजेक्ट वेयर स्टूडेंट्स रिसर्च लोकल इश्यूज एंड प्रपोज सॉल्यूशन, which educational aims does this most directly fulfill? Enhancing students collaboration group discussion skills, improving their ability to prepare for civil सर्विस एग्जाम ये नहीं करना, प्रमोटिंग अवेयरनेस अबाउट टेक्स्ट बुक बेस्ड से ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि टेक्स्ट बुक से ज़्यादा तो आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना जाना चाहिए ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ लिया कि प्लांट्स को बचाना है, प्लांट्स को पानी देना है, पानी को कंजर्व करना है, लाइट को कंजर्व करना है, और आप जब घर से रूम से बाहर निकलते हो तो लाइट फैन सब कुछ ओपन है, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ। तो टेक्स्ट बुक पे सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपकी एक्चुअल में सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जहाँ पे सिविक सेंस ज़ीरो नहीं होना चाहिए, राइट। हेल्पिंग स्टूडेंट्स अप्लाई नॉलेज टू रियल लाइफ, देखिए रियल लाइफ ज़्यादा है, हालांकि ऑप्शन आपका ये भी सही है बट रियल लाइफ की बात आ जाती है तो वो स्ट्रेंथन कर देता है ऑप्शन को, ठीक है। तो फोर्थ आंसर आपका सही होगा। A teacher include role plays and group discussions focused on gender equality in classroom activities, which outcome reflects the effective use of gender sensitive teaching practice. Gender sensitive मतलब gender equality, दोनों जेंडर बराबर हैं। Both boys and girls share leadership roles to participate equally in discussion. सही जवाब। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग? लर्निंग इज अ डाइवर्जेंट प्रोसेस। इसका मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ लर्न की और आप डाइवर्जेंटली उसके बारे में थिंक कर पा रहे हैं, आप अलग अलग उसकी दिशाओं में आंसर्स को समझ पा रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम होती है तो आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। लर्निंग इज नॉट एट ऑल इन्फ्लुएंस बाय सोशल कॉन्टेक्स्ट, ये गलत है। अरे बहुत इन्फ्लुएंस होती है सोशल कॉन्टेक्स्ट से, सोसाइटी हमसे क्या चाहती है, सोसाइटी के लिए क्या करना है, सब कुछ इन्फ्लुएंस होता है ना। लर्नर एक्सपीरियंस लर्निंग थ्रू एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, बिल्कुल सही बात है। अगर आप रट्टा मारते रहेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा और आप अपनी लाइफ में भी कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको विंटर्स में आपको सर्दी लगती है और आप रात में सोने से पहले जब आप बेड पर लेटे हैं तो आप कहते हैं कंबल 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 ब्लैंकेट, तो आपको लगता है कि आपकी जो ठंड है वो चली जाएगी, नहीं जाएगी। सो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज लीनियर रादर देन स्पाइरल कॉम्प्लेक्स। देखिए लर्निंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, सो या ये गलत आंसर है। यहाँ पर आपका है ऑप्शन ए एंड सी।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल रिप्रेजेंट स्कूल करिकुलम कॉम्प्रीहेंसिवली? स्कूल का करिकुलम कौन यहाँ पर कॉम्प्रीहेंसिवली रिप्रेजेंट कर रहा है? टीचर एंड देयर कैपेसिटीज, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट स्ट्रक्चर, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज, कल्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन। सो इसका सही जवाब कल्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन दिया गया है, आप इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, इन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग नॉलेज इज व्यूड सब्जेक्टिवली। देखिए ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड में आज के टाइम में तो हम नॉलेज को सब्जेक्टिवली मानते हैं, ठीक है, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड में नहीं। Inquisitiveness of learner is highlighted. Learner are considered as active participant of teaching and learning. अरे ट्रेडिशनल मेथड में तो हमने कभी लर्नर को एक्टिव नहीं माना, हम तो उनको नॉलेज देते थे और चले जाते थे। वहां पर तो हम आइडियलिज्म फॉलो कर रहे थे, लर्नर तो वहां पर पैसिव होता था। टीचर इज प्रोवाइडर, ये बात सही है कि ट्रेडिशनल मेथड में हम टीचर को ही सब कुछ मानते थे, टीचर आएगा नॉलेज देगा चला जाएगा, लर्नर को पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पर तो लर्नर का तो दिमाग भी बैंक की तरह माना गया था। ये पाउलो फ्रेरी नाम के एक फिलोसफर है, उन्होंने कहा है कि बच्चे का दिमाग आप बैंक की तरह मत समझो कि वहां पर आपने इन्फॉर्मेशन लाई और उसको डिपॉजिट कर दिया। वो ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है। बच्चों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखाओ, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करो, उनको एक्टिव लर्नर बनाओ। सो क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द लैंग्वेज पॉलिसी? अब आपके एनईपी के क्वेश्चन आगे देखिए। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला मैंडेट्स हिंदी इन एवरी रीजन। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं आप लोगों को एक बात जरूर बता दूं कि हिंदी सॉरी, जो लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोवर्सी हमेशा होती है स्पेशली तमिलनाडु वाले रीजन में, वो लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट अलग है। जो आपकी कोठारी कमीशन की लैंग्वेज का फॉर्मूला है वो अलग है, एनईपी में जो लैंग्वेज का फॉर्मूला है वो अलग है। कोठारी कमीशन तो कहीं ना कहीं आपको मैंडेटरी कर देता है, लेकिन एनईपी में तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, ठीक है। एनईपी में आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, वहाँ मैंडेटरी नहीं है एवरी रीजन में, तो जरा ध्यान से समझना इस बात को। सो यहाँ पर एवरी नोट पूछा है तो बस यही सही हो जाएगा। स्टूडेंट्स में चेंज वन और मोर ऑफ देयर लैंग्वेज, ये बात बिल्कुल सही है। Bilingual teaching methods will be encouraged. Textbook unavailable in the home language. Medium of instruction preferably in the home language till class 5. मदर लैंग्वेज उसको कहते हैं ना, तो होम लैंग्वेज आपका होगा। 94, a teacher designs classroom activity where students analyze a social issue using scientific reasoning, historical context, creative expression. तो यहाँ पर क्या कोर प्रिंसिपल है एनईपी 2020 का? मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटीज आर क्रूशियल फॉर लर्नर्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवॉल्विंग ग्लोबल चैलेंजेस? कितने ग्लोबल चैलेंजेस इवॉल्व हो रहे हैं, उनके लिए आपको क्या लर्निंग बच्चे को देनी है? फाउंडेशन लिटरेसी तो जरूर देनी है, ताकि बच्चे को, जिसको कहते हैं कि बच्चे को लिखना पढ़ना सब कुछ आ जाए। हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स देनी है, और सोशियो इमोशनल, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है, तो सोशियो इमोशनल कैपेसिटीज उनके अंदर डेवलप करनी है। सो ग्लोबल चैलेंजेस से लड़ने के लिए तो यहाँ पर ऑप्शन वन। आर्ट एंड स्पोर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग इन एनईपी 2020 प्राइमरी एम्स टू एनहेंस कॉग्निटिव इमोशनल लाइफ स्किल्स। ये तो बिल्कुल सीधा साधा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एनईपी 2020 उठाकर देख लो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एडमिशन एजुकेशन इन्वायरमेंट इन द एम्फेसिस होलिस्टिक। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, कुछ बच्चे बार बार डी ट्रिपल एस बी की बात करते हैं कि मैम पीडीएफ प्रोवाइड कर दो, मैम जो आपके पास, देखिए मेरे पास जो पीडीएफ आती हैं वो पर्टिकुलर स्टूडेंट की आती हैं। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी है तो आप मुझसे उसका कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। दूसरी बात, मेरा जो चैनल है ये बहुत बड़ा चैनल नहीं है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। सो यहाँ पर मैं कोई कोर्स वगैरह बेचने नहीं आती हूँ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाती हूँ, आपका कोई पेपर लेती हूँ जो ओरिजिनल ऑथेंटिक पेपर होता है, ऑथेंटिक आंसर की के अकॉर्डिंग उसको एनालाइज करती हूँ। इसमें मेरी कोई ज़्यादा इंटेलिजेंस इन्वॉल्व नहीं हो रही है, बस आप लोगों को एक कंटेंट प्रोवाइड करना है। अगर आप हाईली इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो आप इसको फॉलो ना करें, अब बहुत सारे चैनल है जहाँ पर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। मैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट देना चाहती हूँ, ठीक है। आप इस वीडियो को देखें, आप समझे, इसमें मेरा अपना कोई मॉनेटरी बेनिफिट तो है नहीं, क्योंकि वैसे भी मेरे चैनल से कोई मॉनेटरी बेनिफिट मुझे हो नहीं रहा है। सो बात को जरा ध्यान से समझिएगा। डी ट्रिपल एस बी का ओरिजिनल पेपर मेरे पास था, उसकी मैंने वीडियो बनाई। जो बच्चे उस वीडियो से इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, उनको कुछ समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में क्वेरी है, या मैंने किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन क्रिएट की है आपके लिए, तो आप उसको बता सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके मुझे आंसर एनालाइज में बता देते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है आप लोगों की, क्योंकि लर्निंग हमेशा कोलेबोरेटिव होती है। लर्निंग ये नहीं है कि मैं टीचर हूँ, मैं ट्रेडिशनल तरीके से आपके ऊपर आपको बता रही हूँ कि यही पढ़ना है, यही आता है, या फिर यही इसका आंसर है। नहीं नहीं नहीं, आप भी रिस्पॉन्सिबल है, आप भी पढ़ रहे हैं, आप भी अपनी इंटेलिजेंस को एनालाइज करिए, यूटिलाइज करिए, और मुझे ज़रा बताइए कि कहाँ-कहाँ पर। दूसरी बात, वो एक स्टूडेंट की पीडीएफ है डी ट्रिपल एसबी की, जो कि मैं प्रोवाइड नहीं कर सकती आप लोगों को। सो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। इस पेपर में जो भी मैं आपको एनालाइज कर रही हूँ वो मेरा पिछले 6-7 साल का एक्सपीरियंस है।
उसके हिसाब से आपको पेडागोजी, इंग्लिश, हिंदी जो भी यहाँ बता रही हूँ, जो भी सजेशंस आपको दे रही हूँ वो पर्सनल मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है। सो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि मैम ने जो बताया था बहुत ठीक था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। The national education policy envisions an educational environment that emphasizes holistic development. Which of the following से holistic development का मतलब किसी को पता है? अगर आप में से किसी को holistic development का मीनिंग पता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? एग्जैक्टली अगर पता है तो holistic development क्या होता है? और ये एनईपी में मेंशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि इस होलिस्टिक डेवलपमेंट से आपकी कहानी इतनी सुधर सकती है कि आप 5 से 10 क्वेश्चन इसके ठीक कर सकते हैं, ठीक है? सो यहाँ पर आपका सही आंसर है, ए स्कूल प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू एंगेज इन आर्ट, साइंस, यो योगा, ये सब पूरी की पूरी लाइन आपकी एनईपी में मेंशन है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आपके पास इंग्लिश आ जाती है। रूल मस्ट बी फॉलोड टू एंश्योर फुल कंप्लायंस विद द लॉज। व्हाई आर यू ट्राइंग टू मीट ट्रबल हाफ, इसका मतलब है टू एंटिसिपेट इट। डीजेनरेट का मतलब है यहाँ पर इसका अपोजिट है, ये एडजेक्टिव है। डिजेनरेट मतलब किसी चीज़ का खराब हो जाना, प्योर मतलब बिल्कुल सही सुथरा। फिर सेंटेंस को मिलाना है, आंसर 4 होगा। 110 में आपको इसमें इनटू द मेरिट लिस्ट, तो डिस्पाइट ऑफ ये यहाँ पर गलत है। फिर है कम भोजन करने वाले को हम अल्पाहारी कहते हैं, नील कमल का सही है नील का। फिर है नाक कटाना, आपको पता है कि अपमान होने को नाक कटाना। सप्ताह में एक बार साप्ताहिक कार्य हो जाएगा। नरेंद्र का नर प्लस इंद्र। आप लोगों को अगर संधि विच्छेद, वैसे तो बहुत सारे टीचर्स संधि विच्छेद पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन मैं एक ट्रिक्स आपको बता सकती हूँ, अगर आप लोग को जानना है तो मैं बता दूंगी, बहुत ईजी हो जाएगा। फिर यहाँ पर इंग्लिश, ये वो वाला पार्ट है 126, जिन बच्चों ने इंग्लिश चूज़ किया है, ठीक है? जिन बच्चों ने इंग्लिश चूज़ किया था, जो थर्ड लैंग्वेजेस थी कॉम्पिटेंसी के लिए, तो वो यहाँ पर क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा रही हूँ, क्योंकि इस पेपर में हिंदी वाले पार्ट पर, अरे हिंदी वाला पार्ट कहाँ चला गया? हिंदी का एक, अच्छा मैं आगे चलती हूँ, हिंदी का पार्ट इसमें होगा। ये असामीज़ आ जाता है, ओके, इसमें अवेलेबल ही नहीं है। चलिए, तो फिर शायद वो पार्ट मिस हो गया है, लेकिन अभी 10 क्वेश्चन आपके पास और हैं, जो हिंदी के क्वेश्चन हैं, वो शायद इस पेपर में आने से रह गए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, 120 नहीं 130 क्वेश्चन होते हैं। ये 130 क्वेश्चन आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप यूपी, बिहार, उत्तराखंड वाले रीजन से बिलॉन्ग करते हैं, तो मेरी एडवाइस ये है कि आप हिंदी ही चूज़ करिएगा, क्योंकि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी को क्लियर करने में आसानी होती है। सो इट वाज़ ऑल अबाउट दिस। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी।